नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 6 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन की। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1996 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी। उस समय इसका नाम था शंघाई 5। 2001 में इसमें आता है आपका उज्बेकिस्तान, जिसके बाद इसको नाम दिया जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में इस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर आता है और 2003 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी फोर्स में आती है। अभी रिसेंट टाइम में अगर बात की जाए, इसके 3 नए मेंबर आए हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे और अभी 9वां मेंबर इसका बना है आपका ईरान। अब ईरान के आने से इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। खासकर हम यहाँ पर इंडिया फोकस रखेंगे अपना। अब देखिए, ईरान और इंडिया के बीच में एक कॉमन चीज़ है, हम दोनों ही टेररिज्म के द्वारा सताए हुए हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ईरान के ऊपर टेररिज्म का जो अटैक आता है वो अफगानिस्तान से आ जाता है, कई बार पाकिस्तान से भी ऐसे थ्रेट रहते हैं, और इंडिया को अटैक आता है आपका पाकिस्तान से। तो कहीं ना कहीं ये आपस में अच्छा कॉपरेट कर पाएंगे, ये यहाँ पर एक बेनिफिट देखने को मिलता है इंडिया को। हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे, उन्हीं को और ज़्यादा बेटर करने के लिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म, अच्छा आप ये कह सकते हैं इनिशिएटिव रहेगा हमारे लिए भी। तो ये दो बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि सेंट्रल एशिया को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो आपका पाकिस्तान है ये हमें ट्रांजिट ट्रेड की परमिशन नहीं देता है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान है जो डबल लैंड लॉक्ड है, या किर्गिस्तान है, या कजाकिस्तान है, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे चाबार पोर्ट के थ्रू। बेटर कनेक्टिविटी मिल पाएगी सेंट्रल एशिया की। ये इन कंट्रीज के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ट्रेड के लिए, और हमारे लिए भी। तो वो भी एक बेटर चीज़ हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर इस एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस एरिया में काफ़ी इंक्रीज हो सकती है इससे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो ये जो 9 कंट्रीज हैं, इनमें लगभग वर्ल्ड का 44% आपको नेचुरल गैस का जो रिजर्व है वो देखने को मिल जाता है। मतलब अगर 100 यूनिट है वर्ल्ड में नेचुरल गैस की, तो 44 तो सिर्फ इन्हीं 9 कंट्रीज के अंदर मिल जाती है। 44%, 44 यूनिट्स। अब यहाँ दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व का ऑलमोस्ट 1/5 इनके पास है। मतलब पेट्रोलियम रिजर्व में भी ये काफ़ी ठीक ठाक है। तो रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट की बात की जाए तो वहाँ आपको याद रखना है कि वर्ल्ड की जीडीपी जितनी भी है उसका 1/3 आपकी इन्हीं कंट्रीज के पास है। मतलब इनकी जीडीपी भी काफ़ी अच्छी खासी है। और वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए तो 20% रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को। तो काफ़ी इकोनॉमिकली, रिसोर्स वाइज ये काफ़ी फ्रूटफुल कंट्रीज हैं। अगर इनका आपस में कॉपरेशन बढ़ता है तो इससे इंडिया और बाकी देशों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के एक कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के बारे में। देखिए, इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई पर्सन को सजा होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब इसके ऊपर सजा के साथ साथ कुछ फाइन लगाया जाएगा। यहाँ पर जैसे बात की जा रही है मान राम की। मान राम ने ना चिंकारा मारा था। चिंकारा मारने के बाद उसको जला दिया कुछ हिस्से को, और कुछ हिस्से को खाया या क्या किया वो नहीं पता हमें, बट कंटेक्स्ट पे आते हैं अभी। मान राम को 3 साल की सजा हुई और 1000 रुपये का फाइन लगा। अब 1000 रुपये के फाइन में से 50% जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको मिलना चाहिए, ऐसी ये जजमेंट आई है अभी। इस जजमेंट को देते हुए जज ने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल 51 क्लॉज जी में ये कहा गया है कि हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ को, और हमें कंपैशनेट होना चाहिए लिविंग क्रिएचर के प्रति। अब देखिए, ये चीज़ दी तो गई है, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट बहुत कम होता है। बट यहाँ अगर कोई मॉनिटरी इंसेंटिव भी जुड़ा हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ये फीलिंग और बेटर वे में प्रमोट कर सकते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी जागरूक रहेंगे। तो यहाँ पर इसी की तर्ज पे ये आपका डिसीजन दिया गया है। नाउ चिंकारा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राजस्थान का स्टेट एनिमल है। ये आपके एरिड एरिया में, जहाँ पर आपकी बारिशें कम होती है, उन एरिया में देखने को मिलता है, या ड्राई स्क्रब्स वाले एरिया में देखने को मिलता है, जो रेगिस्तान के आसपास वाले इलाके हैं। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये स्टेट एनिमल है राजस्थान का, इस वजह से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है लॉन्च करने के लिए। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं मून के साउथ पोल पे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें यूज़ की गई। एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, इस बार ऑर्बिटर नहीं जा रहा है, इस बार प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के अंदर ही हम सब कुछ फिट करके भेज रहे हैं, जिससे आपस में कनेक्टिविटी को हम स्टैब्लिश कर सके, बेस स्टेशन और जो ये लैंडर रोवर हम भेज रहे हैं। अब लैंडर का नाम हमने रखा है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा गया, एंड दूसरा रोवर इसका नाम रखा गया प्रज्ञान। अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो आपका प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऊपर आपके मून के सरफेस के ये आपका ऑर्बिट करेगा मून को। अब लैंडर की बात की जाए, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इसमें से एक रोवर निकलेगा
जो केमिकल एनालिसिस करेगा मून की सॉइल की। अब यहां आपको याद रखना है कि इसको लॉन्च किया जा रहा है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के थ्रू। अब ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है क्या? क्या हमने कोई नया रॉकेट बनाया? जी नहीं, ये बेसिकली आपका GSLV मार्क 3 था, जिसको अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप क्या कैपेबिलिटीज देखते हैं? देखिए, ये आपकी किसी भी सैटेलाइट को जो कि 8 टन की हो, इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। मतलब 8 टन तक की आपकी किसी भी सैटेलाइट को ये कहां पर पहुंचा सकते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और अगर 4 टन की आपकी कोई सैटेलाइट है तो उसे ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, या जियो आप स्टेशनरी ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब ऑर्बिट की नाम आई है तो थोड़ा बहुत ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट की जो हाइट है ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 36,000 किलोमीटर के आसपास रहती है। अगर टू बी एग्जैक्ट जाना चाहें तो 35,786 किलोमीटर इसकी आपका डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अगर बात की जाए लोअर अर्थ ऑर्बिट की तो ये स्टार्ट हो जाता है आपका 1000 या 2000 किलोमीटर के ऊपर आपके अर्थ सरफेस से। तो यहां आपको इस आर्टिकल में इतना ही याद रखना था। अगर बात की जाए लोअर अर्थ ऑर्बिट की तो ये इसकी शुरुआत हो जाती है 160 किलोमीटर से। 160 किलोमीटर से लेके आप 1000 किलोमीटर तक जो भी ऑर्बिट्स देखते हो वो सभी आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में आ जाती है। तो यहाँ आपको इतना ही जानना था। अब बात कर लेते हैं GSLV के इंजन के बारे में। देखिए, इसमें 3 तरह का फ्यूल यूज़ होता है। पहला आपका सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और जो इस रॉकेट की अपलिफ्टिंग के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हम विकास इंजन को यूज़ करते हैं। विकास इंजन बेसिकली आपका लिक्विड फ्यूल कंज्यूम करता है। और तीसरा आपका क्रायोजेनिक इंजन जो कि एक्चुअल में इसे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब यहाँ सॉलिड फ्यूल को इन टोटल क्यों नहीं यूज़ किया जाता या लिक्विड फ्यूल को? तो ये बल्कि रहते हैं। सॉलिड फ्यूल के साथ एक प्रॉब्लम एडिशनल ये आ जाती है कि इसे एक बार ही बर्न किया तो उसके बाद इसे ऑफ करके वापस से रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वेयर एज क्रायोजेनिक में आप इंजन को ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मिशन फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपकी क्रायोजेनिक स्टेज। यहां आपको इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फिलीपीन के बारे में। देखिए, फिलीपीन और चाइना के बीच में आपको पता है बॉर्डर इशू चल रहा है। अब इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको स्कार्ब्रो आइलैंड्स देखने को मिलते हैं और ये आपके स्पार्टली आइलैंड्स हैं। अब यहाँ ये जो मरीन बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये फिलीपीन का मरीन बॉर्डर है। अब ये चाइना एक 9 डैश लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चाइना कहता है कि भाई ये मेरा जो मरीन बॉर्डर है वो कुछ इस एरिया में फैला हुआ है। तो फ्रिक्वेंटली आपको इस एरिया में टसल देखने को मिलता है चाइना और फिलीपीन के बीच में। अब यहाँ इस एरिया के मैप को थोड़ा देख लेते हैं कि नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है ताइवान। ताइवान और फिलीपीन के बीच में ये लुजान स्ट्रेट है। ये पूरा आपका साउथ चाइना सी है। अब साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आपको कुछ ओशंस या सीज देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सुलू सी देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको सिलेबस सी देखने को मिल जाता है और ये आपका फिलीपीन सी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको यहाँ पता होने चाहिए। अगर आसपास का मरीन टाइम बॉर्डर की बात की जाए तो ताइवान, चाइना, वियतनाम और यहाँ पर मलेशिया, इन सभी के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है फिलीपीन में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडियन रुपी के बारे में। देखिए, हम चाहते हैं कि हम अपने इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज कर सकें। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के रुपी की यूटिलाइजेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर ये IMF की बास्केट का पार्ट बन सके। अब ऐसा करने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ती है, एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देनी पड़ती है। अब देखिए, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो हमने फुली दे रखी है। मतलब जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लीजिए मैंने आईफोन बाहर से मंगाया तो उसके लिए पूरी कन्वर्टिबिलिटी है। अगर मान लीजिए मैं फॉरेन ट्रिप पे गया हूँ उसके लिए पूरी कन्वर्टिबिलिटी है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं उसके लिए हमने पूरी कन्वर्टिबिलिटी दे रखी है। अब कैपिटल में रहता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आ रखी है इसके अंदर हम कन्वर्टिबिलिटी थोड़ी कम देते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि मान लीजिए किसी भी इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर ना पड़े, इसको कंटेन करने के लिए हम ये करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा। जैसे टाइगर इकॉनमी के बारे में आप जानते हो शायद, अगर नहीं जानते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जो आपको मेजर इकॉनमीज आसियान वाली देखने को मिलती है वो सभी को टाइगर इकॉनमी कहा जाता था। 1990 की बात है जब ये खबर फैल गई कि आपकी आसियान कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो फेल करने वाली है। अब लोगों ने उस इकॉनमी से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। अब वो इकॉनमी फेल करती या नहीं करती बाद की बात थी, लेकिन क्योंकि लोगों ने वहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट किया तो एकदम से वहाँ पर 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि जैसे जो लोकल करेंसी मान लीजिए रुपी है, रुपी की डिमांड कम हो गई
अब यहाँ पर लोग डॉलर में पेमेंट ज़्यादा मांगने लगे, क्योंकि जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे को वापस कर दो, तो वहाँ पर वो पेमेंट आपको डॉलर में करनी पड़ी। अब इसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी और रुपये की डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। अब यही कारण बना जिसकी वजह से उनकी करेंसी फेल होने लगी। साथ के साथ यहाँ पर आपकी स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तो यहाँ एक बारी में आप देखें तो दो नुकसान देखने को मिले एक इकॉनमी पे। तो यहाँ आपको ये याद रखना कि जब भी अगर हम ऐसा करते हैं, इंटरनेशनलाइज करेंगे अपने रुपये को, तो थोड़े शॉर्टर रन में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो एक्सचेंज रेट है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। फिर एक ट्रिफिन डायलेमा होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके सामने ये दो ऑप्शन है, आपको ग्लोबल डिमांड देखने को मिल रही है कि 100 करोड़ रुपए के मेरे को इंडिया की करेंसी छाप के देनी है, और दूसरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि डोमेस्टिक लेवल पे भी सेम आपको 100 करोड़ की डिमांड है। अब किसकी डिमांड आप पहले पूरा करेंगे, तो ये एक आपके सामने एक चैलेंज रहेगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसी को कहा गया ट्रिफिन डायलेमा, कि ग्लोबल आप डिमांड पूरी करेंगे या डोमेस्टिक डिमांड करेंगे, वो उसके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब एक प्रॉब्लम और भी आ सकती है। अब देखो, आपने पता होगा आपको 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आए थे, बट इसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं रहा। अब इम्पैक्ट क्यों नहीं रहा, क्योंकि इंडियन इकॉनमी इतना ज़्यादा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं देता है। अब सेम टाइम पे अगर यहाँ पर इंडिया रुपये को इंटरनेशनलाइज कर देता है, तो एक्सटर्नल शॉक कहीं भी आए, चाहे यूएसए में आए चाहे यूरोप में आए, उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा। हाँ, नुकसान है इसके कुछ, बट कुछ फ़ायदे भी हैं। जैसे आपको फॉरेक्स रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी करेंसी में खुद से पैसा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्यों डॉलर रखना है, क्यों पाउंड रखना है, या क्यों आपको बाकी करेंसीज को होल्ड करने की ज़रूरत है। तो फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसके अलावा कैपिटल जो है आपकी, वो आपको सस्ते दरों पे मिल जाएंगी। जैसे आप अभी देखिए, आप इंडियन रुपये को चेंज करते हैं डॉलर में, डॉलर को चेंज करते हैं इंडियन रुपये में, तो बहुत सा कन्वर्जन रेट इस पर एप्लीकेबल होता है, तो उस चीज़ से आप बच पाएंगे। अब यहाँ तीसरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी एक लोन लिया 100 रुपये का, अब 100 रुपये का आपने लोन लिया, अब 100 रुपये के ऊपर मान लो 10% टैक्स था, तो 110 रुपये मेरे को चुका देंगे। बट एट द सेम टाइम आपने मेरे से $100 का लोन लिया। अब $100 का मतलब है कि आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो अभी 70 के हिसाब से आपका डॉलर चल रहा था, तो ये 7,000 रुपये आपने मुझसे उधार लिए। अब इसके बाद हुआ क्या कि आपने जब मेरे को रिटर्न करने की सोची, उस समय डॉलर का रेट था 90 रुपये, या आप मान लीजिए 60 रुपये। अगर 60 रुपये होगा तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर 90 रुपये हुआ तो यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलेगा, आपको नुकसान। लेकिन 60 रुपये रहा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है उसमें, मेरे को तो ऊपर से इंटरेस्ट लग के मिलेगा ही। तो यहाँ आपको यही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्मार्ट बैंडेज के बारे में। स्मार्ट बैंडेज का मतलब क्या होता है कि जब आप एक घाव को पर्सनलाइज लेवल पे देख रहे हो। अब इसके लिए आप ये देखते हैं कि कोई इफेक्टिव जो जख्म की थेरेपी हो, आप उसको यूज़ करें, जैसे घाव पे मलहम लगाना, कोई लेप लगाना, वैसी चीज़ें, और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहें, मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम। अब मान लीजिए इसमें आपकी बहुत सी मैन पावर लग सकती थी, अब इसकी जगह एक ऐसी चीज़ बना दूं मैं, एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि पॉलीमर का बैंडेज बना दूं जो आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में रहे, मतलब आपके जख्म को सेफ्टी से बाहर से प्रोवाइड करे, और इस पट्टी के अंदर एक बायो सेंसर लगाओ जो आपके बायो मार्कर्स को बार बार मॉनिटर करता रहे और डाटा कलेक्ट करके आपके डिवाइसेस पे भेजता रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किस तरह की चीज़ें नापेगा, जैसे जहाँ पर जख्म भर रहा होता है वहाँ पर आपके बॉडी का टेम्परेचर अक्सर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर नाप सकते हैं। किस तरह का केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे घाव सूखता है तब अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जब घाव हरा होता है तब अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, तो उसको मॉनिटर करेगा, और साथ के साथ पीएच लेवल को भी। अब यहाँ इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप इन लेवल्स को देखते हैं आपको पता लग जाता है कि घाव की क्या स्थिति चल रही है, और इसके अंदर लगे होंगे दो आपके इलेक्ट्रोड्स जिसके थ्रू आप ड्रग्स को रिलीज करेंगे। ये ड्रग्स आपकी हाइड्रोजन लेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड होगी जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ होगी, ताकि जख्म के ऊपर किसी तरह का बैक्टीरिया का रिसाव भी ना हो। अब जब आप जख्म को बार बार खोलेंगे और बंद करेंगे नहीं, तो इससे जख्म जल्दी भी भरेगा, और प्लस जख्म बार बार हरा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब चोट लगती है आप पट्टी उतारते हैं क्योंकि आपको फिर से दवाई लगानी होती है, तो उस एरिया में जैसे ही आप पट्टी उतारते हैं वो जो खून जमा होता है, आपका जख्म जो ठीक हो रहता है, वो ऊपर की परत एक बार फिर से उतर जाती है और दर्द भी काफ़ी होता है, तो उस दर्द से निजात मिल जाएगा। जनरली ये आपकी थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जिन्हें बहुत लंबे समय से कोई जख्म हो या जो डायबिटिक नेचर के हो, खासकर उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगी।
इसका मेजर बेनिफिट ये है कि देखिए बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो पट्टी बदलवाने की कॉस्ट एक तो कम हो जाएगी, और दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्रिक्वेंटली रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपका जख्म जल्दी भी हील होगा। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके अभी जो चीफ हैं वो रिटायर हुए हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर। इसमें यह कहा गया है कि भाई आप जितने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड या कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको इफेक्टिवली और जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करें। अब इसमें टाइम लिमिट इन्हें दी गई है 6 महीने की, और ये किसी भी तरह के सिविल प्रोसीजर जो होते हैं आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 में आए थे उनसे बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा ये 2 प्रिंसिपल को फोकस रखते हैं, पोल्यूटर टू पे, जो गंदा करेगा उसी को पैसा पे करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहां पर आप ये कोशिश करते हैं कि आप एक्चुअल में लोगों को जस्टिस डिलीवर कर सके। अब यहां पर चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है आपके जो CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। यूजुअली इनका जो टेन्योर रहता है वो 3 साल 65 साल की उम्र तक रहता है। अब जो मेंबर्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये इन टोटल 10 से लेकर 20 मेंबर्स हो सकते हैं आपके। कुछ मेंबर जुडिशियल रहेंगे 50%, कुछ मेंबर आपके एक्सपर्ट रहेंगे यानी 50%। इसके अलावा चेयरपर्सन मैंने आपको बता ही दिया है कौन होते हैं, आपके रिटायर्ड जज होंगे यहाँ पे। अब किन किन लॉ के अंडर इनके पास पावर नहीं है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है आपका 2006 का, इसके अंडर इनके पास पावर नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंडर भी इनके पास पावर नहीं है। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर एक्ट आपका 1981, इन सभी के अंडर इसके पास पावर है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 है, इसके अंडर भी इनके पास पावर है। वाटर सेस एक्ट के अंडर भी इनके पास पावर है। मतलब जितने भी बाकी आपके बचे हुए इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ हैं उन सभी के अंडर इसके पास पावर है। मतलब उन सभी के रिलेटेड केसेस को ये ट्रायल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, ज़ेपोरिक के बारे में, जो कि यूक्रेन में स्टैब्लिश्ड है आपका। देखिए यूक्रेन के डोनेबस एरिया में ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ज़ेपोरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहा है रशियन अटैक के कारण। देखिए रशिया के अटैक के कारण इस जो एरिया की सेफ्टी है वो जेप्रोडाइज हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब यहाँ आपको एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये आपका कोर होता है। कोर जनरली आपका जैसे कंक्रीट और स्टील का बना एक चैम्बर रहता है, जिसके अंदर 3 तरह की आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होती है कंट्रोल रॉड जो जनरली कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। उसके अलावा फ्यूल रॉड होते हैं, ये आपकी फ्यूल रॉड है जैसे जो यूरेनियम की बनी होती है, यूरेनियम ऑक्साइड भी हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ग्रेफाइट को एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आपकी हीट जनरेट होती है जैसे ही आपका कोई न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है यूरेनियम के ऊपर, इससे आपकी चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर पंप्स के थ्रू इसमें आप ये कह सकते हैं कई जगह सोडियम को यूज़ किया जाता है, कई जगह वाटर को यूज़ किया जाता है। तो सोडियम को यहाँ पर इसके अंदर डाला जाता है। अब सोडियम हीटअप होके आपके सेकेंडरी सर्किट में पहुँचती है। सेकेंडरी सर्किट में ये वाटर को हीटअप करती है सोडियम, और वाटर को हीटअप करके यहाँ पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन को रन करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है। और सेकेंडरी सर्किट में से भी हम पानी को बाहर जाने नहीं देते हैं। अब जो यूक्रेन के अंदर पानी यूज़ हो रहा है, मतलब सॉरी जो यूक्रेन के अंदर प्लांट में हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें ना तो हम कंट्रोल रोड में कैडमियम और बोरोन को यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम ग्रेफाइट का यूज़ कर रहे हैं। मॉडरेटर और कंट्रोलर के तौर पे हम वाटर को ही इसमें यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़, प्राइमरी सर्किट में जहाँ पर हम सोडियम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर ये वाटर को ही यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी सर्किट एज इट इज़ रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो प्राइमरी सर्किट को कभी भी नहीं छोड़ता है। अब प्राइमरी सर्किट में आप वाटर जो है, अब देखिए ज़्यादा हीटअप होगा तो ये बॉयल हो जाएगा, बॉयल होकर स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर इसके साथ आयोडीन जो है आपका वो मिक्स हो जाएगा। आयोडीन का एक आइसोटोप है 131। अब ये अगर मिक्स हो गया तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों की जो थायराइड ग्लैंड है वो कंटामिनेटेड होके यहाँ पर उन्हें कैंसर तक हो सकता है। अब ये तो फर्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक सोल्यूशन है। आप क्या करते हैं कि इसमें हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं अराउंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉयल नहीं होती तो मतलब यहाँ पर वेपर भी नहीं बनेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में आपका वर्क करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्रेशर कम हुआ स्टीम बनेगी, स्टीम से आयोडीन बाहर निकल जाएगी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, अगर ये गरम में फट गया
तो उसमें सीजियम निकलेगा बाहर। सीजियम 137 आपका एक आइसोटोप है जो कि चेरनोबिल में भी आपको देखने को मिला था, और ये ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर और आपके सरफेस सभी चीज़ों को मतलब इम्पेक्ट करेगा, मतलब सभी चीज़ों को बर्बाद कर देगा। अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है कोल्ड शटडाउन का। कोल्ड शटडाउन का मतलब है कि हम धीरे धीरे करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इस पूरे चैम्बर को लेके आएंगे और इसे बंद कर देंगे। मतलब आप रिएक्टर को बंद करेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें आप याद रखना, जो आयोडीन यहाँ पर 131 को यूज़ किया गया है, आयोडीन की जो हाफ लाइफ है, मतलब आधे जो डिके हो जाता है इसका, वो लगभग 8 दिन में हो जाता है। मतलब पूरा डिके हो जाएगा आपका लगभग 2 वीक या 16 दिन के अंदर। तो यहाँ अगर आप 2 वीक के बाद इस चैम्बर को खोलेंगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपको किसी भी तरह के आयोडीन की रिएक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से कोल्ड शटडाउन को प्रेफर किया जाता है। अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर खतरा इसी वजह से बना हुआ है कि जो आपका ये एरिया है ये अभी रशिया के कंट्रोल में है, और जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनके साथ काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट की जा रही है, ऐसे कई रिपोर्ट्स आई हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है, लुथेनिया बेस्ड आपका एक एनजीओ है जिसका नाम है बेलेनोवा फाउंडेशन। इसने ये एनालिसिस आपके पेश किए जिसमें ये खतरा बताया जा रहा है कि भी आने वाले समय में यहाँ पर आपके यूरेनियम की रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, यानी रेडियो एक्टिविटी इस एरिया की इंक्रीज हो सकती है। अब कोल्ड शटडाउन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में वर्कआउट भी किया गया। जैसे सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में हमने देखा कि 10 सितंबर के आसपास 6 रिएक्टर्स जो थे उन्हें शटडाउन कर दिया गया। अब उसी साल थोड़ा लेट 2022 में हमने देखा कि सेमी हॉट स्टेज में इसको शटडाउन कर दिया गया, जहाँ पर इसके प्राइमरी सर्किट का जो टेम्परेचर था आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अब इसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो है आपका धीरे धीरे डिके करता रहेगा। अब 2023 में सभी रिएक्टर्स को बंद कर दिया गया एंड नाउ इट इज़ अंडर कोल्ड शटडाउन। तो यहाँ आपको याद रखना है कि काफ़ी हद तक रशिया को भी पता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए भी, तो सभी यहाँ पर कॉशियस है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको इसका पर्पस जानना होगा। बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ये आपका पूरा आर्टिकल। 7 प्रिंसिपल कैसे? पहला है लॉफुल यूज़, मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई जो पर्सनल डाटा है किसी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे लॉफुल तरीके से फेयर मैनर में यूज़ करेगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। दूसरा आ जाता है पर्पसफुल डिसेमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप पर्सनल डाटा किसी का यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पस बताइए कि क्यों आपको कलेक्ट करना है। तो पर्पसफुलनेस, कि आपको ये पता हो कि आपका डाटा, जैसे मेरा एज या सेक्स या जेंडर कुछ भी वो जानना चाहते हैं तो क्यों जानना चाहते हैं। फिर डाटा मिनिमाइजेशन, आप सिर्फ उतना ही डाटा कलेक्ट कीजिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे फालतू डाटा कलेक्ट ना कीजिए, इससे लोगों की प्राइवेसी बची रहेगी। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है डाटा एक्यूरेसी। अब डाटा एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपको जो भी डाटा मिले उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक जगह एक बार स्टोर कर दिया, आपको बार बार वो डाटा फीड करने की जरूरत ना पड़े, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है डाटा एक्यूरेसी में। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐप यूज़ किया, अब ऐप यूज़ करने के बाद आप उसको डिलीट कर देते हैं, तो कितने समय तक वो डाटा वहाँ पर पड़ा रहेगा, तो उसकी ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि कितने टाइम तक वो डाटा, आपका पर्सनल डाटा वहाँ पर स्टोर रहेगा। फिर अगला आ जाता है ऑथराइज कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब देखो, मान लो गवर्नमेंट, बात करते हैं आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उस डाटा को कलेक्ट कर सकती है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई प्राइवेट कंपनी जियो आगे कहे कि आपके आधार कार्ड का डाटा मैं स्टोर करूंगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऑथराइजेशन होनी चाहिए। और लास्ट आ जाता है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि भाई जो डाटा स्टोर कर रहा है, जिसके पास ऑथराइजेशन है, अगर ब्रीच होता है तो ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ फीचर्स याद कर लेते हैं कुछ डाटा प्रोटेक्शन बिल के। तो यहाँ पर डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिड्यूशरीज दोनों को डिफाइन किया गया है। जैसे आप, मैं, हम सब, या आप एग्जांपल ले लीजिए राजू जो हेरा फेरी में आपने देखा है, वो डाटा प्रिंसिपल में आ जाएगा। अल्फ़ाबेट, गूगल, या आप फेसबुक जानते हो, इंस्टाग्राम जानते हो, ये सभी आपके डाटा फिड्यूशरीज की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ डिफाइन किया गया है आपके पर्सनल डाटा को भी, जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, वो आपका पर्सनल डाटा है। और इसमें पूरे प्रोसेसिंग साइकिल को भी डिफाइन किया गया है कि कब तक आपका डाटा स्टोर रहेगा, किस तरह से रहेगा, क्या वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है जैसे आपका डाटा किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट हो रहा है, कब तक वो डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप जब चाहें उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका अधिकार भी रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप डाटा फिड्यूशरी के अगेंस्ट डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास कंप्लेन कर सकते हैं।
अब इसमें जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है, अब कोई मेरे को कन्नड़ लैंग्वेज में या तमिल लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट दे दे, मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। बट ऑब्वियस है, अगर आपको कोई पंजाबी या उर्दू में दे दे, आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको समझना होगा कि भाई इस वजह से कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है, यानी जो आपके शेड्यूल 8 की लैंग्वेज है, मिनिमम आपको उसको तो फॉलो करना ही होगा। अब यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर और ऑडिटर्स के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं दी गई है। एंड राइट टू इरेज, मतलब आप चाहें तो आपका जो डाटा है वो इरेज हो सके, यहाँ पर आपको उसके लिए भी कहीं ना कहीं बात की गई है। लास्ट में ये कहा जाता है कि अगर आपका डाटा वायलेट होता है, आपके डाटा का मिसयूज होता है, तो इंडिविजुअल के केस में 10,000 से लेके 250 करोड़ तक कुछ भी फाइन लग सकता है डाटा फिड्यूशरी के ऊपर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने केस किया है तो उस केस में आप देख सकते हैं 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक कुछ भी फाइन लग सकता है। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मंच को इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।